जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इजी विद सुभाष सर। आज हम आप लोगों के लिए फिर एक न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्लास 9 का मैथ के सब्जेक्ट का जो वीडियो सेट जारी किया गया है, उस पर हम वीडियो लेके आए हैं। तो जैक बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट के मैथ सब्जेक्ट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाई क्या है। तो पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है, और पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 वो परिमेय होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 22/7 जब भी पूछे तो परिमेय, और पाई तो अपरिमेय। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो इसका डेसिमल रूप ये वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शांत। 3 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कह रहा है कि इस दोनों में गुना करने पे क्या होगा। तो इसको a+b और a-b के होल स्क्वायर a+b और a-b के फार्मूला पे जब यूज करेंगे तो a+b और a-b इक्वल टू होता है a² - b²। तो जब हम a पे स्क्वायर करेंगे और b पे स्क्वायर करेंगे, तो जब दोनों पे स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो गया, ये 5 हो गया, ये 20 हो गया। तो 20 कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका वैल्यू पता कीजिए। जब आधार एक ही होता है और बीच में गुना रहता है तो पावर जुड़ जाता है। तो 2/3 और 1/3 को जब जोड़ेंगे तो हम हो जाएगा 3, ये 3 यानी कि हो जाएगा 2 पर पावर 1। 2 पर पावर 1 का मतलब होगा 2। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। तो इसमें एक चर लगा हुआ है, बाकी ये तो बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। इसमें 3 चर है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ये जो मेन क्वेश्चन है इसमें x² का गुणांक पूछ रहा है। तो x² कहाँ लिखा हुआ है, ये। तो इसमें x² किस अंक से गुना किया गया है। तो x² में कुछ अंक हमको दिख नहीं रहा है, यानी कि +1 है। अगर यहाँ पे माइनस रहे तो -1 में टिक कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो +1 है। अब 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x का वैल्यू 0 है। x का अगर वैल्यू 0 है तो बहुपद का मान क्या होगा। तो इसमें जहाँ जहाँ हमको x दिख रहा है वहाँ हम 0 रख देंगे, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे +3 होगा। तो इसका जोड़ेंगे तो +3 ही होगा। तो 3 कहाँ पे दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है। तो बताइए कि गुणनखंड है कि नहीं है, ये पूछ रहा है, गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसको हम g मान ले रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे x+1 = 0 और x = -1। अब इसको हम इसमें रख देंगे, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसमें हम -1 रखेंगे। तो माइनस जब 1 रखेंगे ना, तो इस पे होगा -1 पे q, यहाँ पे हो गया -1 पे स्क्वायर, यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ पे हो गया +1। तो ये इसमें तोड़ेंगे तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। तो इसमें 2 माइनस हैं और 2 प्लस हैं, और इसको जब हम बनाएंगे तो 0 आएगा। तो जब 0 आ गया तो सोचिए कि गुणनखंड है, तो इसमें यस में टिक कीजिए। अगर 0 नहीं आए तो लिखिएगा कि गुणनखंड नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x+y का वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो x³ + y³ + z³ अगर ये 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 3xyz, ये वाला होता है। तो इस पर हम टिक कर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दिया हुआ है बहुपद, तो इसको हम ऐसे तीनों को एक साइड में लिख के हम देखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब इसमें हम ये वाला a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसमें x का जितना आप वैल्यू रखिएगा y का उतना ही वैल्यू, तो इसमें अनेक हल निकलेंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल पे टिक कर दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x+y को जोड़ने पे 4 आ जा रहा है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये वाला सही है। तो इसको आंसर, ऐसे क्वेश्चन आंसर लेके बनाया जाता है, क्योंकि उससे टाइम बचता है। मैथ में टाइम बचाना ज़रूरी है। मैं अपने जितने भी वीडियो है उसमें बोलता हूँ कि मैथ के दिन टाइम बचाइए। 13 नंबर में कह रहा है कि एक अक्ष का समीकरण है। एक अक्ष का समीकरण y का वैल्यू 0 होता है। अगर वही y अक्ष पूछ दे तो उसमें क्या होता है, x का वैल्यू 0 हो जाता है, लेकिन इसमें x पूछ रहा है तो y का वैल्यू 0। बी आपका ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर में कह रहा है कि
निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका भुज क्या होता है, तो x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। तो ये है x का वैल्यू, यानी x इक्वल टू जो है -2 है, तो -2 कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि ये जो आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये कौन से बिंदु को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे देखिए बी को प्रदर्शित करता है। तो इसमें हालांकि ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, तो ऑप्शन जो दिया रहेगा कि बी कहाँ लिखा हुआ है, तो बी पे आप टिक कर दीजिएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये बिंदु है तो यहाँ से बहुत रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत पे टिक कर दीजिएगा आप लोग। 17 नंबर में कह रहा है कि 54 डिग्री का संपूरक कोण, तो इसको हम संपूरक क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 180 में से 54 डिग्री को हम माइनस करेंगे तो आएगा 126 डिग्री, तो 126 पे टिक कर दीजिए। 18 नंबर में कह रहा है कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है तो कोण की माप क्या होगा। कह रहा है कि एक जो कोण है अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है, तो हम एक x मान ले रहे हैं और यहाँ पे दूसरा जो है पूरक कोण ये वाला होगा। तो कह रहा है कि ये जो है अपने आधे से 30 ज़्यादा है, तो 30 को हम इधर ला दिए, तो x माइनस 30 इक्वल टू हम 2 से इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 45, ये हो गया x/2, माइनस में होगा x/2। अब हम x/2 को इधर लाएंगे तो x + 1/2 और इधर हो गया 45 प्लस में 30, तो इधर हो गया 75 और इधर हम भिन्न का जोड़ बना देंगे, तो ये हो गया 2x प्लस में 1, तो 2x प्लस में यहाँ पे x है, 2x प्लस में x होगा, तो 3x ऊपर हो गया 3x/2 इक्वल टू 75 डिग्री। हम इसको नेक्स्ट में लेके चलते हैं कि 3x/2 इक्वल टू 75 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। 3x/2 इक्वल टू 75 डिग्री, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 75 इंटू 2/3, 3 से ये कट गया 25 और 2 में इंटू करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। तो 50 डिग्री कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला। इस क्वेश्चन को इस टाइप के बनाइएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर में क्या होता है, ये दोनों का योगफल 180, यानी 5 4 जोड़ देंगे 9x इक्वल टू 180, 9 गया भाग में और 180/9 इसको कटा दिए, 20 आ गया। 20 कहाँ लिखा हुआ है इसमें, 20 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला x का वैल्यू होगा। 20 नंबर में कह रहा है कि एक त्रिभुज 2 ठो हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है। ये त्रिभुज है ABC और यहाँ पे QR, यहाँ पे ये वाला Q है, ये वाला R है, तो ये होगा P। तो जब कह रहा है कि ये वाला और ये वाला बराबर है, BC ये वाला और ये वाला बराबर हैं, और ये वाला और ये वाला बराबर हैं, तो कह रहा है कि इनमें से त्रिभुज कौन सर्वांगसम हुआ। तो त्रिभुज को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे B को हम बीच में रखे हैं ABC, तो यहाँ भी पढ़ेंगे QRP, समझ में आया, या PRQ, R बीच में होगा, जहाँ अगर B R के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर B में हमको दिख रहा है कि B बीच में है और R भी बीच में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है और इसमें AB और AC बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो यहाँ का दोनों एंगल सेम होगा। तो यहाँ का एंगल का वैल्यू दिया है 45, तो यहाँ का भी एंगल का वैल्यू 45 ही होगा, तो 45 पे हम टिक कर देंगे। 45 कहाँ दिख रहा है हमको, ये वाला। और 22 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF, दो त्रिभुज है, इसमें AB और DF बराबर है, इसमें भी हम दो त्रिभुज बनाएंगे, और ये हो गया ABC और ये हो गया DEF। तो इसमें कह रहा है कि ये वाला और ये वाला बराबर है AB और FD, सॉरी ये वाला बराबर नहीं है, ये वाला बराबर है। उसके बाद कह रहा है कि कोण A और D बराबर है, कोण A और D बराबर है, ये वाला दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो पूछ रहा है कि A से S अभिगृहित से सर्वांगसम होने के लिए और क्या चाहिए हमको। तो जब ये बराबर है तो हमको ये वाला बराबर होना चाहिए। तो AC और DE कहाँ लिखा हुआ है, AC बराबर DE,
AC बराबर DE यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है कि एक त्रिभुज त्रिभुज नहीं है, एक समांतर जो रेखाएं हैं, ये है P और ये है Q और ये है A और B, ये है C और D। अब यहाँ से इसके जो है कोण, यहाँ से कोण का समद्विभाजक, यहाँ का कोण का समद्विभाजक, यहाँ का कोण का समद्विभाजक और यहाँ का कोण का समद्विभाजक, जब दोनों बनाएंगे तो क्या होगा, समचतुर्भुज होता है। ये हमेशा समचतुर्भुज बनेगा, तो समचतुर्भुज पे टिक कीजिएगा। ये पिछले सेट में भी हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज है और इसका एक यहाँ से O है, यहाँ का मध्य बिंदु D है और E है, तो यहाँ का मध्य बिंदु P है और यहाँ का मध्य बिंदु Q है। इसको 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 और इसको, यानी ये क्या हुआ, ये इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या हुआ, तो एक वर्ग होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कौन सी समांतर चतुर्भुज पहले हम खींच लेते हैं। और ABCD पूछ रहा है कि C और D का योगफल क्या होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये 180 होता है। चाहे इसको पूछे या ये दोनों को पूछे या ये दोनों को पूछे या ये दोनों को पूछे, 180 ही लिखिएगा आप लोग। तो 180 कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला। 26 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है और उसकी बड़ी भुजा दिया हुआ है, कह रहा है कि छोटी भुजा क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज इसमें भी हम पहले बना लेते हैं। इसमें जो बड़ी भुजा ये वाला है 6.5, तो ये भी 6.5 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, तो परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर होता क्या है, ये चारों भुजाओं का योग। तो ये दोनों x को जोड़ देंगे तो 2x होगा और दोनों 6.5 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा और बराबर में 22। अब 13 जाएगा, घट जाएगा उधर, 2x बराबर 22 में से 13 को घट गया तो 9 और x 2 जाएगा भाग में, 9/2 इक्वल टू 4.5, यानी कि 4.5 जो होगा इसका आंसर आएगा। 4.5 कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाइएगा। अब देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज कर देता है। ये व्यास है तो इसको मिला देंगे तो ये भी एक व्यास होगा, समझ गए। और ये एक ट्रायंगल है, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर होती है तो यहाँ का कोण जो होता है बराबर होता है। तो जब ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। उसके बाद देखिए, ये है व्यास, ये वाला देखिए, ये व्यास है, तो वृत्त का ये एक पार्ट हुआ, तो वृत्त के अगर एक पार्ट का कोण जो होता है वो बराबर होता है, तो ये 60 तो ये भी 60, ये भी 60 डिग्री का ही होगा। तो इस पर हम 60 पे टिक कर देंगे, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर में कह रहा है कि दो बिंदु A B से होकर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि रेखाखंड की लंबाई 6 है। तो ये A है, ये B है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 3 cm। अगर कह रहा है कि अगर यहाँ से वृत्त जब खींचेंगे, जब दोनों को कवर करेगा तो उसका भी त्रिज्या तो 3 ही होगा। तो ये कह रहा है कि AB से होकर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है, तो हाँ, इसका आंसर जो होगा हाँ में होगा, यानी कि ये सत्य कह रहा है। 29 नंबर में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेमी, इस ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में हम आप लोग को बता चुके हैं। एक त्रिभुज है AB, तो ये C हो गया, इसका वैल्यू 4 है, यहाँ जो A का वैल्यू दिया हुआ है वो 60 डिग्री है। तो जब A का वैल्यू दिया हुआ है, इसको ऐसे समझ लीजिए, हम आपको एक ट्रायंगल ऐसे बता दे रहे हैं, ये हो गया AB, तो इसका वैल्यू 4 है, A पे 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि BC और AC का अंतर, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तभी त्रिभुज संभव होता है। तो जो AB प्लस में AC इक्वल टू में BC, AC को उस साइड में भेज देंगे, तो AB इक्वल टू BC माइनस AC हम ऐसे लिख सकते हैं। अब AB का वैल्यू तो दिया हुआ है 4 इक्वल टू BC माइनस AC, तो सॉरी, ये इक्वल टू नहीं होता है, ये बड़ा होता है, समझ में आया, ये बड़ा होता है।
तो अब इसको उल्टा पढ़िए, कह रहा है कि BC और AC का जो माइनस है यानी कि अंतर है वो 4 से छोटा है। तो जब 4 से छोटा रहेगा BC और AC का अंतर तो त्रिभुज संभव है, लेकिन ये पूछ रहा है कि संभव नहीं है, यानी कि 4 से जब बड़ा होगा तो संभव नहीं होता। 4 से बड़ा इसमें कहाँ लिख रहा है, 4 से बड़ा यहाँ पे देखिए लिख रहा है 4.5, 4.5। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आप लोग बनाइएगा। अब इसमें कह रहा है 30 नंबर में कि हीरोइन का फार्मूला, तो हीरोइन का फार्मूला ये होता है। अब 31 नंबर में एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे। जब एस को एस निकालने के लिए क्या किया जाता है, तीनों को प्लस करके 2 से भाग दिया जाता है। तो तीनों को प्लस करके जब 2 से भाग दीजिएगा तो इसका आएगा 50 40 90, 90/2 = 45। और इसको फिर ये वाला फार्मूला आप यूज करके रखिएगा ना, तो इसका आंसर आएगा 180। तो इस फार्मूले पे आप लोग बना के देख लीजिएगा, 180 इसका आंसर आएगा। 32 नंबर, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है। वक्र पृष्ठ का पूछेगा तो ये होता है। तो संपूर्ण अभी पूछ रहा है तो इस पर टिक कीजिएगा। एक गोला जिसकी त्रिज्या r है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। ये फार्मूला है, फार्मूला आप लोग रट लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन फार्मूला से रिलेटेड जरूर आएगा। अब 35 नंबर में कह रहा है कि 34 नंबर में कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, ये वाला फार्मूला होता है। तो आप लोग रट लीजिए। 35 नंबर अभी भी पढ़ लीजिए, फार्मूला पढ़ लीजिए, फार्मूला पढ़ने का भी टाइम है, एक दिन बैठिए पूरा फार्मूला रट जाइए। कह रहा है 35 नंबर में कि दो जो है अर्ध गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर एक अर्ध गोलाकार, क्या पूछ रहा है, अर्ध गोलाकार, गोला नहीं पूछ रहा है, अर्ध गोलाकार पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को आप लोग आराम से पढ़िएगा। अर्ध गोलाकार, इसमें बहुत बच्चे गोला का फार्मूला यूज कर देंगे। तो अर्ध गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेमी से 12 सेमी हो जाती है। तो अर्ध गोला का फार्मूला कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि मैथ ये कहता है कि जिस टाइप का फिगर दिखे वो मैथ का वही फार्मूला आप यूज कीजिए। बेलन की तरह तो दिखे तो बेलन का, शंकु की तरह दिखे तो शंकु का, गोला की तरह दिखे तो गोला का। तो इसमें अर्धगोला का रहा है तो अर्धगोला का हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी एक होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाला मैथ है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा 2πr² और ये हो जाएगा 2πr²। ये दोनों तो कट गया, इसमें r का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 और यहाँ पे 12 × 12, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 144। अब इसको हम कटाएंगे तो 12 से कटा दे रहे हैं, 12 × 36 और 12 से इसको कटाएंगे तो 12 हो जाएगा। फिर कटाएंगे 3 × 1 3 और 3 × 4 12, यानी कि 1:4 आएगा इसका आंसर। 1:4 कहाँ लिखा हुआ है देख लेते हैं यहाँ पे। 36 नंबर में कह रहा है कि मिलान चिन्ह इसका क्या वैल्यू होगा, तो ये 5 और ये 4 9, तो 9 पे हम टिक कर देंगे, 5 और 4 9। 37 नंबर में कह रहा है कि ये आंकड़े का परिसर क्या होता है, परिसर बराबर होता है उच्च मान घटाव निम्न मान। समझ में आया। तो उच्च मान इसमें क्या है 15 और निम्न सबसे छोटा क्या है 0, तो 15 में से 0 गया तो 15, तो 15 कहाँ है, इस पे 15 पे हम टिक कर देंगे, ये वाला होगा। कह रहा है 38 नंबर, वर्ग अंतराल जो है ये इसका वर्ग चिन्ह क्या होता है। हम पिछले सेट में भी बताया था कि वर्ग चिन्ह जब भी निकालने को बोले तो ये दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे दीजिएगा। तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग दीजिए तो 20 10 30, 30 में 2 से भाग दिया 15, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, एक असंभव घटना की परिक्ता क्या होती है। असंभव घटना की परिक्ता 0 होती है और संभव घटना की परिक्ता 1 होती है, तो ये 0 होगा। 40 नंबर में पूछ रहा है कि एक निश्चित घटना की परिक्ता लीजिए, आगे इसका अपोजिट, निश्चित घटना की परिक्ता 1 होती है, निश्चित की 1, अनिश्चित की 0 और संभव और असंभव वही सेम ही चीज़ है। तो ये रहा आपका 40 ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन क्लास 9 मैथ के लिए, जो कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। और पिछला जो वीडियो हम अपलोड किए हैं उसको भी आप लोग अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए। और भी वीडियो हम आप लोग के लिए लाने वाले हैं। तो अंत में ये आपसे फिर मैं कहूँगा कि अगर जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि हम आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए